सीरीज़ की शुरुआत में हम आश्रम के दो आदमियों को देखते हैं जो गर्ल हॉस्टल के वार्डन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि पम्मी को बुला दो। तब जैसे ही वार्डन पम्मी के कमरे में जाती है, पम्मी उस पर अटैक कर देती है और उसे बांध देती है। फिर पम्मी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों वार्डन को ढूंढने के लिए ऊपर आ जाते हैं। तब पम्मी इन दोनों को बुरी तरीके से पीट देती है और फिर वो बताती है कि मैंने उस बाबा पर बहुत भरोसा कर लिया था, पर अब मुझे ये लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। फिर यहाँ से कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि पम्मी कुश्ती कंपटीशन खेल रही होती है, लेकिन जब रिजल्ट का टाइम आता है तो पम्मी को हराकर दूसरी लड़की को जिता दिया जाता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि पम्मी नीची जात की थी, इसलिए ऊंची जात वाले कभी उसे जीतने नहीं देते। ये देखकर पम्मी और उसके कोच को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और पम्मी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सीएम को देखते हैं, जिन्होंने आज अपने ऑपोजिशन पार्टी के आदमी को अपने साथ मिला लिया था। इधर पम्मी हारने के बाद रोते हुए अपने घर जाने लगती है और यहाँ उसका भाई शक्ति उसे संभाल लेता है। पम्मी कहती है ये मैच जीतने से मैं नेशनल लेवल पर खेल सकती थी, पर मेरा सपना ही ऊंची जाति वालों ने खराब कर दिया। ये सुनकर शक्ति को भी बहुत दुख होता है। इन दोनों की बातों से हमें समझ आता है कि पम्मी के भाई ने उसकी पढ़ाई और कुश्ती के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और घर संभालने लगा था। अगले दिन पम्मी के मोहल्ले में उसके पड़ोसी की बारात निकल रही होती है। तब यहाँ दूल्हे का दोस्त अक्की भी आया होता है, जो एक न्यूज़ रिपोर्टर होता है। उसी समय घोड़ी आती है, जो देखकर मोहल्ले वाले मना करने लगते हैं कि नहीं, दूल्हा घोड़ी पर नहीं जाएगा, वरना बड़े मोहल्ले वाले सवाल कर देंगे। असल में बड़े मोहल्ले में ऊंची जात के लोग रहा करते, जो इन लोगों को दबा कर रखा करते। तब ये देखकर दूल्हे का दोस्त और पम्मी कहने लगते हैं हम उन बड़े मोहल्ले वालों से दबने वाले नहीं हैं। अब हमारे भाई भी घोड़ी पर ही जाएंगे, वरना बारात ही नहीं जाने वाली। सब लोग कहते हैं ठीक है, थोड़ी दूर घोड़ी पर चलो, पर बाद में बड़ा मोहल्ला आते ही घोड़ी से उतर जाना। फिर जैसे ही बड़ा मोहल्ला आता है, दूल्हा घोड़ी से उतरने के लिए मना कर देता है। ये देखकर बड़े मोहल्ले के लड़के उन्हें परेशान करने लगते हैं और यहाँ की लड़कियों को भी छेड़ने लगते हैं, और जैसे ही कोई लड़की रिएक्ट करती है तो वो लोग मारपीट शुरू कर देते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई में शक्ति के सर पर चोट लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर बड़े मोहल्ले का मुखिया आकर कहता है अभी तो सिर्फ एक का ही सर फाड़ा है, आगे से अपनी औकात में रहना और हमसे बड़ा बनने की तो कोशिश भी मत करना, वरना तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। जल्दी से शक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और अक्की पम्मी और अपने दोस्तों को हॉस्पिटल ले जाते हुए समझाता है कि हमें जाकर पुलिस ऑफिसर को कंप्लेंट करनी चाहिए, वरना ये लोग आगे भी पता नहीं क्या कर देंगे। पम्मी इस बात से एग्री हो जाती है और कहती है मैं इन्हें मज़ा तो चखा कर ही रहूँगी। अब ये लोग पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाने लगते हैं, पर वहाँ का पुलिस वाला एफआईआर लिखने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि वो जानता था अगर बड़े मोहल्ले वाले को पता चला कि उनके खिलाफ एफआईआर हुई है तो वो लोग उनको जीने भी नहीं देंगे। लेकिन पम्मी और अक्की उसकी बात नहीं मानते और एफआईआर लिखवाई देते हैं। ये बात बड़े मोहल्ले वालों को पता चल जाती है, इसलिए वो जाकर पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को ही बंदी बना लेते हैं कि कोई भी शक्ति का इलाज नहीं करेगा। ये सब होता देखकर वहाँ एक आदमी किसी को फ़ोन करता है और कहता है यहाँ बाबा जी की बहुत ज़रूरत है, अन्याय के खिलाफ वही कुछ कर सकते हैं। फिर बाबा निराला अपनी सेना को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम आ गए हैं ना, तो अब कोई अन्याय नहीं होगा। बाबा का चेला भोपा पहले तो बड़े मोहल्ले वालों को पीटता है, फिर बाबा निराला आकर मुखिया से कहता है इलाज चलने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मुखिया निराला से बदतमीजी करने लगता है, तब निराला उसे उसी की भाषा में जवाब देता है और मुखिया शांत हो जाता है। आगे की कहानी में हम देखते हैं कि एक जंगल में खुदाई के टाइम एक कंकाल मिलता है, जो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। बाबा निराला रात को एक भयानक सपना देखकर उठ जाता है और भोपा कहता है कि मैं जानता हूँ आपको एक ही सपना परेशान करता है, पर चिंता मत कीजिए, मैंने उस लड़की को खुद अपने हाथों से गाड़ा था। फिर हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें भोपा और उसके गुंडे एक लड़की को पकड़ रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की भाग जाती है। ये लोग जैसे तैसे करके उसको पकड़कर मार देते हैं और उसे जंगल में गाड़ देते हैं। मतलब जो कंकाल मिला था वो उसी लड़की का था। अब प्रेजेंट टाइम में ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है और हर कोई जानना चाहता है कि ये कंकाल किसका है। अकी छुपके से उसकी वीडियो बना लेता है, पर सही वक्त पर आकर उजागर उसकी फुटेज छीन लेता है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया हुआ था कि कोई भी कंकाल तक नहीं पहुंचना चाहिए। आगे एसएसपी आकर कहता है कि इस केस को जल्द से जल्द दबा दो, वरना जो फैक्ट्री बनने वाली है उसका काम रुक जाएगा। असल में सीएम ने जंगल में एक फैक्ट्री खोलने का परमिशन एक कंपनी को दी थी,
और वो नहीं चाहता था कि इस केस की वजह से उनका काम रुके। इसी बीच पम्मी अपने दुश्मन लड़की को मार देती है और उसका भाई बदला लेने के लिए शक्ति को बहुत पीटता है, पर पम्मी के दिमाग में एक ही चेहरा चल रहा होता है, बाबा निराला। वो सीधा आश्रम जाने का फैसला करती है। शक्ति उससे पूछता भी है कि तू करके क्या आई है, पर पम्मी बिना जवाब दिए कमरे में चली जाती है। यहाँ जब एक आदमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने आता है तो उसे पता चलता है कि एक नई डॉक्टर आई है जिसने उस कंकाल की पूरी डिटेल में रिपोर्ट बनाई थी। तब वो उजागर को बुला लेता है। जैसे ही उजागर उस डॉक्टर से मिलता है तो वो उसे ही देखता रह जाता है क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। डॉक्टर नताशा बताती है कि अब तक इतना ही पता चल पाया है कि ये कंकाल किसी लड़की का है जो 20-22 साल की होगी और इसका मर्डर चाकू से किया गया था। फिर वो उजागर से कहती है कि इस केस को सॉल्व करना ज़रूरी है ताकि इस लड़की को इंसाफ मिल सके। जब उजागर वहाँ से जाने लगता है तब अक्की आकर नताशा का इंटरव्यू लेता है, जिसमें नताशा उस कंकाल के बारे में सब कुछ बता देती है। पर नताशा के जाते ही उजागर उस टेप को छीन लेता है क्योंकि वो इस केस को बाहर नहीं आने देना चाहता था। इधर माइकल आकर कहता है कि इस कंकाल की वजह से कोई दिक्कत ना हो जाए, पर बाबा और भोपा कहते हैं कि बस नजर रखो और कुछ नहीं करना। अगले दिन पम्मी कॉलेज जाने के बहाने अपने घर से निकलती है। तब शक्ति भी उसका पीछा करने लगता है कि ये जा कहाँ रही है। तब पता चलता है कि पम्मी तो रोज बाबा निराला के आश्रम जा रही है। ये देखकर वो चौंक जाता है। फिर वो सीधा पम्मी को जाकर डांटने लगता है कि हम तुझे पढ़ाना चाहते हैं और तू यहाँ बाबा के चक्कर काट रही है। तब पम्मी कहती है बाबा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर वो शक्ति को बाबा के बनाए गए वृद्ध आश्रम से लेकर लड़कियों के हॉस्टल तक सब दिखाती है और कहती है कि बाबा जी ने सबके लिए प्रबंध कर रखा है। शक्ति भी धीरे धीरे मानने लगता है कि शायद बाबा जी सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही रोहताश बताता है कि वो बाबा जी का सेवादार है जो फैक्ट्री में काम करता है और उसे वहाँ 2 लाख तक की तनख्वाह मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाबा निराला लोगों को मोह माया से दूर रहने का उपदेश दे रहे होते हैं और वो कहता है कि आज कुछ सेठ आए हैं जो अपना पूरा धन आश्रम के नाम करके मुक्ति पाना चाहते हैं। तब हम उन तीनों सेठ को देखते हैं जो भोपा से कह रहे थे कि हमें जाने दो, हमें कुछ त्यागना नहीं है, पर बाबा उन्हें बोलता है कि ये सब मोह माया है और पहले प्रसाद खाओ। जैसे ही वो लोग लड्डू खाते हैं वो लोग बाबा निराला की बात मानने लगते हैं, जैसे लड्डू में कुछ मिला रखा हो। फिर बाबा उन्हें सबके सामने लाकर उनका शुद्धिकरण करता है और उन्हें आश्रम के कमांडर बनने के लिए एक डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। अब यहाँ क्या होता है ये आगे पता चलेगा। घर जाते वक्त शक्ति पम्मी को डांटने लगता है कि पहले कुछ बन जा फिर किसी की भक्ति करना, पर पम्मी को तो बस साध्वी बनना था और शक्ति की बात नहीं मानती। अगले दिन उजागर उसी डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि मैडम ऊपर से ऑर्डर आया है कि आप इस रिपोर्ट को बदल दो ताकि ये मामला यहीं पर दब जाए। इस पर नताशा गुस्से से कहती है आप लोग इंसान हो भी या नहीं, इस लड़की का मर्डर किया गया है और आप लोग इस मामले को दबाना चाहते हो। उजागर को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि पुलिस वाले होके भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए वो नताशा से वादा करता है कि ये केस सॉल्व करके रहेगा। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो साधु उजागर से कहता है कि नताशा मैडम शादीशुदा थी लेकिन बाद में उन्होंने तलाक ले लिया। ये सुनकर उजागर खुश हो जाता है क्योंकि उसे तो वो पसंद थी। रात को पम्मी अपने भाई से लड़ने के बाद घर छोड़ने का फैसला करती है और सीधा बाबा निराला के आश्रम पहुंच जाती है साध्वी बनने। जब सुबह की आरती के समय बाबा पम्मी को देखता है तो पहचान जाता है कि ये तो उसी मोहल्ले की लड़की है। पम्मी कहती है बाबा जी मुझे साध्वी बनना है और आपकी सेवा करनी है, लेकिन बाबा मना कर देते हैं और कहते हैं जब तक तेरे घर वाले इजाजत नहीं देंगे हम किसी को भी साध्वी नहीं बनाते। इसके बाद और भी पॉलिटिकल और पावर गेम शुरू हो जाती है जिसमें हुकुम सिंह और बाबा निराला की दोस्ती गहरी होने लग जाती है। उजागर नताशा के करीब जाने की कोशिश करता है और ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन उजागर एक मौका देखकर उस कंकाल से मिली पायल छुपा लेता है ताकि उस लड़की की असली पहचान निकाल सके। जब वो उस पायल पर लिखे नाम को पढ़ता है तो सीधा उस शॉप पर पहुंच जाता है जहां से ये पायल खरीदी गई थी। रिकॉर्ड चेक करने पर पता चलता है कि ये पायल रवि चोपड़ा नाम के आदमी ने खरीदी थी जो शबनम होटल के ओनर हैं। ये जानकर उजागर को समझ नहीं आता कि इस केस का रवि चोपड़ा से क्या कनेक्शन हो सकता है। फिर वो सीधा उसके पास पहुंचता है, वो भी पूछताछ करने के लिए, पर वो कहता है कि उसे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उजागर के जाते ही रवि चोपड़ा सीधा भोपा को कॉल करता है पर वो उसका फ़ोन ही नहीं उठाता। इधर आज भोपा सीधा सीएम के पास पहुंच जाता है और कहता है कि बाबा जी उद्घाटन पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उस दिन आश्रम में बहुत बड़ी पूजा है। ये कहकर वो चला जाता है।
तब सीएम भी समझ जाता है कि बाबा भी उसकी ट्रिक जान चुका है, इसलिए वो उद्घाटन कैंसिल कर देता है। यहाँ आज उजागर अक्की को थाने बुलाता है और उसको उसकी टेप वापस कर देता है और कहता है ये न्यूज हर तरफ फैलनी चाहिए क्योंकि ये केस काफी बड़ा है। फिर जब अक्की की न्यूज माइकल देखता है तो वो पुलिस वाले को कॉल करता है कि इस रिपोर्टर का पता लगाओ, ये कुछ ज्यादा ही अंदर की खबर बता रहा है। इधर सीएम आजाजी को बुलाते हैं और कहते हैं बाबा निराला तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमें उसके खिलाफ पूरी जानकारी चाहिए कि वो कौन है, कहाँ से आया है, सब कुछ, ताकि हम उसे अपने नीचे दबा सकें। इधर आज पम्मी अपने माँ बाप और भाई के साथ बाबा के पास आती है और कहती है कि अब मुझे साध्वी बनना ही है। इस पर बाबा मना कर देते हैं और कहते हैं कि तू साध्वी नहीं बनेगी, तू पहले कुश्ती लड़ती थी, तो आज आश्रम की तरफ से कुश्ती लड़ेगी और अच्छे से पढ़ाई भी करेगी। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर शक्ति जाते हुए कहता है ये बाबा कितने अच्छे हैं, मुझे भी यहाँ नौकरी मिल जाए तो मैं पम्मी के साथ ही रह सकता हूँ। इसके बाद ये लोग पम्मी को हॉस्टल में रूम दिलवा देते हैं। हर चीज देखकर पम्मी को बहुत खुशी होती है। फिर रोहताश शक्ति को बाबा जी के पास ले जाता है और कहता है बाबा जी ये भी यहाँ का सेवादार बनना चाहता है। इस पर बाबा कहते हैं ये लालच के लिए यहाँ आया है, हम नहीं रख सकते। तब शक्ति कहता है मैं आपकी सेवा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस मुझे सेवादार बना लो। इस पर बाबा कहते हैं कल कुछ लड़कियों का मैं विवाह करवा रहा हूँ, तुझे बस एक लड़की से शादी करनी होगी। ये सुनकर शक्ति चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर रोहताश शक्ति को बताता है कि वो लड़कियाँ प्रोस्टिट्यूट्स हैं जिनके लिए बाबा अब अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, इसलिए वो शादी करवा रहे हैं। तब शक्ति मना कर देता है कि मैं ये शादी नहीं करूंगा, पर पम्मी उसे समझाती है बाबा जी जो करते हैं वो सही करते हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी और तू भी उनकी बात मान ले। इधर रवि चोपड़ा भोपा से बात कर कर बताता है कि पुलिस वाले उस लड़की की पायल मेरे पास लेकर आए थे, ऐसे तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा, आप इस केस को देख लीजिए। तब भोपा कहता है आपने पुलिस वालों को कुछ नहीं बताया, इसलिए मैं तुम्हें एक जमीन तोहफे में देना चाहता हूँ, आप बताए गए एड्रेस पे पहुँच जाना। ये सुनकर रवि चोपड़ा खुश हो जाता है। इधर एक सोहिनी नाम की लड़की टीवी पर अपनी बहन की पायल पहचान लेती है और हमें पता चलता है कि ये दोनों जुड़वा बहनें थी, जिसमें से एक को भोपा ने मार दिया था। ये लड़की पहले वाली रवि चोपड़ा के होटल में ही काम करती थी। अब यहाँ जब रवि चोपड़ा भोपा के बताए गए एड्रेस पे पहुँचता है तो वहाँ आश्रम के 2 आदमी उसका वेट कर रहे थे, जो मौका मिलते ही उसको बंदूक से मार देते हैं और वहीं से चले जाते हैं। मतलब भोपा ने सारे सबूत मिटा दिए थे। इधर अक्की से सोहिनी मिलने आती है और बताती है कि जो कंकाल मिला है वो मेरी बहन मोहिनी का है, जो 2 साल पहले ही गायब हो चुकी थी। वहाँ रवि चोपड़ा की लाश के पास पुलिस वाले तहकीकात कर रहे होते हैं, लेकिन उजागर के साथ जो पुलिस वाला था वो बाबा जी के साथ मिला हुआ था। वो कहता है ये आत्महत्या है और कुछ भी नहीं, जबकि उजागर को पूरा यकीन था कि ये एक मर्डर ही है। तभी उजागर के पास अक्की का फोन आता है कि उस लड़की की बहन मिल गई है। ये सुनकर उजागर खुश हो जाता है। फिर अगले दिन वो सोहिनी से मिलता है, जो बताती है मैं अपनी बहन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पहले भी थाने आई थी, पर मेरी कंप्लेंट किसी ने नहीं लिखी। पता करने पर उजागर को साध्वी बताता है कि उस टाइम माइकल ही था जो थाने का इंचार्ज था, जिसके बाद ही वो बाबा से कनेक्ट हो गया था और उनका बॉडीगार्ड बन गया। अब ये सारे कनेक्शन सीधा बाबा निराला के आश्रम से मिल रहे थे। आगे पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में 9-10 लड़कियां गायब हो चुकी है। फिर नताशा सोहिनी का ब्लड सैंपल लेती है उस कंकाल के डीएनए से मिलाने के लिए। वो कहती है सोहिनी अब से मेरे साथ ही रहेगी और आप सब जाइए केस सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम आईजी को देखते हैं, जो बाबा निराला के बारे में सारी जानकारी निकालने में बिजी था। तब वो सीधा बाबा निराला की पत्नी से जाकर मिलता है। वो बताती है बाबा एक ढोंगी है जिसका नाम मोंटी है, पहले वो बहुत गलत काम करता था, पर अब देखो बाबा बन बैठा है। फिर जैसे ही बाबा निराला को पता चलता है कि आईजी उसकी पत्नी से मिला था, तो वो भोपा से कहता है कि इस आईजी का कुछ तो करना पड़ेगा। रात को आईजी को एक लड़की का कॉल आता है जो कहती है कि वो बाबा निराला को एक्सपोज कर सकती है, बस आईजी को उसे होटल में आकर मिलना होगा। आईजी बिना देरी करे वहाँ पहुँच जाता है। लड़की बाबा निराला के बारे में बताने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो आईजी को सेड्यूस करने लगती है। आईजी भी कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन ये सब तो बाबा निराला की चाल थी, पूरा सीन सीक्रेटली रिकॉर्ड किया जा चुका था। अगली सुबह बाबा आईजी को कॉल करके धमकाता है और कहता है तुझे मेरे घर जाने को किसने कहा था, अब अपनी वीडियो देख कहाँ वायरल होती है। ये सुनकर आईजी डर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है, बाबा जी आप
जो कहेंगे मैं वही करूँगा, बस मुझे बचा लीजिए। दूसरी तरफ हुकुम सिंह बाबा निराला से मिलने जा रहा होता है। बाबा आज कई लड़कियों की शादी करवा रहा होता है, जिसमें से एक लड़का शक्ति भी होता है। शक्ति जब लड़की को देखता है तो उसे वो पसंद आ जाती है, लेकिन उसे पता होता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट रह चुकी है। फिर भी बाबा के आदेश पर वो शादी कर लेता है। हुकुम सिंह वहाँ सबके सामने बाबा का सेवक बनने का नाटक करता है। शादियाँ हो जाती है और फिर हुकुम बाबा से बात करता है। वो कहता है कि मुझे सिर्फ 20 सीट की वोट चाहिए क्योंकि वहाँ के लोग आपके भक्त हैं। इस पर भोपा बोलता है कि एक सीट की कीमत 1 करोड़ है। हुकुम मना कर देता है और कहता है कि इतने पैसे तो नहीं है, पर 35 करोड़ तक दे सकता हूँ। दोनों के बीच डील फिक्स हो जाती है। बाद में बाबा और भोपा बैठकर बात कर रहे होते हैं। बाबा कहता है कि हमारे भक्त सिर्फ बूढ़े लोग हैं, हमें यूथ को भी अपना भक्त बनाना होगा। इसके बाद शक्ति और उसकी नई दुल्हन बबीता की फर्स्ट नाइट होती है। शक्ति शर्मा रहा होता है, पर थोड़ी देर में वो हिम्मत करके बबीता के साथ इंटीमेट हो जाता है। आईजी सीधा हुकुम सिंह से मिलने आता है और उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाता है, मुझे बाबा से बचा लो, वो मेरी वीडियो हर जगह वायरल कर देगा। हुकुम सिंह सोचने के बाद कहता है, जंगल में जो कंपनी बन रही है और सीएम के साथ जो डील हुई थी उसकी फाइल ला दे, फिर मैं तेरा काम संभाल लूंगा। अगले दिन हुकुम सिंह वो फाइल ले आता है और सबके सामने एक्सपोज कर देता है कि सीएम ने पैसे लेकर जमीन अलॉट की थी। ये देखते ही सब शॉक हो जाते हैं। फिर आईजी बाबा के पास जाता है और वो फाइल बाबा के हाथों में देकर कहता है, इसमें आपके खिलाफ सारे सबूत हैं, बस मुझे माफ कर दीजिए। बाबा मुस्कुराता है, उसे माफ करता है और अपना प्रसाद दे देता है। अगले दिन एक बड़ी खबर आती है, आईजी को दिल का दौरा पड़ गया और अब वो हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ सीएम भी टेंशन में आ जाता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसका सारा स्कैम सबके सामने आ चुका है। इधर पम्मी अपनी रेसलिंग ट्रेनिंग शुरू कर देती है और उसे काफी मजा आने लगता है। शक्ति भी बबीता को अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए ले जाने का प्लान करता है, लेकिन उसे डर होता है कि माँ चिल्लाएगी। दूसरी तरफ शबनम होटल में उजागर और साधु पुरानी सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर देखते हैं। उन्हें मोहिनी और कविता का एक पुराना फुटेज मिलता है। उजागर एक वेटर से कविता का एड्रेस पूछता है और वहां पहुंच जाता है। कविता के माँ बाप बताते हैं, हमारी बेटी कुछ साल पहले ही विधवा हो गई थी, लेकिन जब से आश्रम गई है तब से वो बहुत खुश है। उजागर कहता है कि मुझे कविता से मिलना है। जब ये लोग कविता से मिलने जाते हैं तो वो मोहिनी के बारे में कुछ भी बोलने से डर रही होती है, लेकिन फिर वो गिड़गिड़ा कर कहती है, मुझे यहाँ से घर जाना है। ये सुनते ही उसके माँ बाप फोन काट देते हैं और उजागर को घर से निकलने को बोलते हैं। इधर आश्रम में एक बड़ी साध्वी ये सब सुन लेती है और कविता को सजा के रूप में एक अंडरग्राउंड जेल में डाल देती है। दूसरी तरफ शक्ति बबीता को अपने घर ले जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ गुस्से में आग बबूला हो जाती है। माँ बेटे की खूब बहस होती है, लेकिन शक्ति के पापा बीच बचाव कर लेते हैं। रात को उजागर नताशा से मिलने जाता है और कहता है, कविता आश्रम में नहीं रहना चाहती, लेकिन उसके माँ बाप को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पता लगने पे मालूम चलता है कि कविता के पापा की एक शुगर फैक्ट्री है, जिसमें आश्रम उनका सबसे बड़ा क्लाइंट है। शायद इसलिए वो आश्रम के खिलाफ जाने से डर रहे हैं। अगले दिन उजागर सीधा आश्रम जाता है, वो भी कविता से मिलने, लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी हेड माइकल उसे अंदर नहीं जाने देता। इधर कविता अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाकर माफी मांगती है और जेल से आजाद हो जाती है। जैसे ही उसे एक मौका मिलता है, वो एक लोडिंग ट्रक में छुपकर बैठती है और वहाँ से भाग जाती है। जब ये बात बड़ी साध्वी को पता चलती है तो वो तुरंत भोपा को इन्फॉर्म कर देती है, हमें कविता को जल्दी ढूंढना होगा। फिर बाबा के आदमी कविता की तलाश शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि कविता अपने माँ बाप के घर चली गई है। ये जानकर भोपा के लोग सीधा वहाँ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ कविता अपने भाई को कॉल करके घर बुलाती है, क्योंकि सिर्फ वही उसे इस नर्क से निकाल सकता है। कविता जानती थी कि उसके माँ बाप बाबा के भक्त हैं और उसकी मदद नहीं करेंगे। जैसे ही कविता का भाई घर आने लगता है, भोपा के आदमी उसे रास्ते में घेर कर जबरदस्ती पीट देते हैं। फिर भोपा कविता के घर आकर उसे धमकाने लगता है, अगर तूने एक शब्द भी बोला तो तेरा पूरा परिवार जिंदा नहीं बचेगा। आज यहाँ रुक जा, लेकिन कुछ दिनों में चुपचाप आश्रम वापस आ जाना, वरना हम सबको मार डालेंगे। दूसरी तरफ पम्मी से मिलने उसका पुराना कोच आता है, जो कहता है, तू एक फ्रॉड बाबा के चक्कर में अपने करियर मत बर्बाद कर। ये सुनते ही पम्मी गुस्से में आ जाती है और अपने कोच को सुना देती है कि मैं बाबा जी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगी, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ भोपा होम मिनिस्टर से सेटिंग करके इंस्पेक्टर दास का प्रमोशन करवा देता है, ताकि कोई भी लड़कियों से रिलेटेड केस आए तो पुलिस बाबा की मदद करे। जब ये बात उजागर को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जानता था कि दास अब इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ाएगा और सच सामने आने नहीं देगा। फ्रस्ट्रेशन में उजागर बार में जाकर बहुत ज्यादा शराब पीता है, क्योंकि उसके सभी साथियों का प्रमोशन हो रहा था, सिर्फ उसका ही नहीं, क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर था जो सच तक पहुंचना चाहता था। वहीं नताशा भी साधु से बात करके बार पहुंचती है और नशे में धुत उजागर को अपने घर ले जाकर सुला देती है। अगले दिन उजागर जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, उसके सीनियर उसे
बहुत बुरी तरीके से डांटने लगते हैं। उन्हें पता चल चुका है कि उजागर इस केस की गहराई तक पहुंच रहा है, इसलिए वो उसे आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। जब उजागर हॉस्पिटल में नताशा के पास होता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है और कहता है, मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, ये सारे लोग बिक चुके हैं। ये सुनते ही नताशा उसे हिम्मत देती है, इतनी आसानी से मत हारो, सोहिनी सिर्फ तुम पर भरोसा कर रही है, तुम ही उसे इंसाफ दिला सकते हो। उजागर नताशा की बात मान जाता है और अकी से कहता है सोहिनी को नताशा के घर छोड़ाओ। लेकिन माइकल के आदमी अकी का पीछा कर रहे होते हैं और उन्हें सोहिनी का पता चल जाता है। रात के वक्त नताशा के घर पर अचानक गुंडों का हमला होता है, वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अकी तुरंत पहुंचता है और नताशा को बचाता है, साथ ही उजागर को भी बुला लेता है। उजागर वहां आकर गुंडों की पिटाई कर देता है और ये देखते ही अकी सोहिनी को लेकर अपने गांव चला जाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये लोग सोहिनी को मारने के लिए ही आए थे। उसके बाद इंस्पेक्टर दास वहां पहुंचता है और कहता है, हम तुम लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। ये सुनकर उजागर उससे लड़ने लगता है। सिचुएशन टेंस हो जाती है, लेकिन साधु बीच में आकर बात को संभाल लेता है। दूसरी तरफ नताशा और उजागर अकेले बैठकर बात कर रहे होते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। इधर बाबा के आदमी कविता को जबरदस्ती वापस आश्रम ले जाते हैं। कविता अपने परिवार की वजह से चुपचाप उनके साथ चली जाती है। जैसे ही वो आश्रम पहुंचती है, वार्डन उसे मारने लगती है और उसको सफाई के काम में लगा देती है। दूसरी तरफ भोपा का आदमी सनी एक हॉस्टल की लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की डर के मारे चुप रहती है। ये दिखाता है कि आश्रम की सच्चाई कितनी डरावनी है। यहाँ बाबा निराला और भोपा आश्रम के नए प्लान्स डिस्कस कर रहे होते हैं। बाबा कहता है, हमें एक यूथ स्टार चाहिए जो यंग जनरेशन को अपना भक्त बना सके। उसके बाद बाबा रैपर टिका सिंह की म्यूजिक वीडियो दिखाता है और कहता है, इस बंदे को अपने साथ लाना होगा ताकि यूथ भी आश्रम की तरफ अट्रैक्ट हो सके। अगले दिन भोपा टिका सिंह से मिलने जाता है, लेकिन टिका तो नशे की हालत में होता है और भोपे को गाली देने लगता है। ये देखकर भोपा बहुत गुस्से में आ जाता है। अगली सुबह नारकोटिक्स डिपार्टमेंट टिका के होटल पर रेड मार देता है। टिका डर से हिल जाता है और उसे जेल भी भेज दिया जाता है। उसका मैनेजर बहुत कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन कुछ काम नहीं आता। जेल के अंदर बाबा के भक्तों ने टिका सिंह की बुरी तरह पिटाई कर दी थी, क्योंकि उसने बाबा निराला और भोपा की बेइज्जती की थी। थोड़ी देर बाद बाबा निराला खुद जेल में आता है और टिका उसके पैरों में पड़कर माफी मांगने लगता है। वो कहता है, मुझे बचा लो बाबा, मैं आज से आपका भक्त बनकर रहूंगा। बाबा उसे जेल से छुड़वा देता है और अगले दिन टिका सिंह ग्रैंड एंट्री के साथ आश्रम में आता है। मीडिया के सामने वो अनाउंस कर देता है, मैं आज से बाबा निराला का भक्त हूँ। इधर पम्मी भी बाबा निराला से मिलने आती है और उसके साथ बबीता भी होती है। जैसे ही बाबा बबीता को देखता है, उसकी नजर उस पर अटक जाती है। मतलब बाबा निराला को बबीता पसंद आ गई थी। रात को शक्ति अपनी बीवी के साथ होता है, तभी बाबा के लोग उसे लेने आ जाते हैं। शक्ति चुपचाप उनके साथ चला जाता है और बाबा उसे प्रमोशन की बात करता है। तेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, अब तुझे बॉर्डर वाली फैक्ट्री संभालनी होगी, तेरी सैलरी 40,000 होगी। शक्ति ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन जब वो अपनी बीवी को साथ ले जाने की बात करता है तो बाबा उसे मोह माया छोड़कर आगे बढ़ने को कहता है। बाबा कहता है, अगर तू चाहता है कि तू मेरा खास आदमी बन जाए तो तुझे शुद्धिकरण करवाना होगा। शक्ति बिना सोचे समझे मान जाता है, लेकिन जैसे ही उसका शुद्धिकरण होता है, उसे बेहोश कर ऑपरेशन कर दिया जाता है। अगले दिन बबीता और पम्मी उसे ढूंढने के लिए निकलती है। तब पता चलता है कि शक्ति हॉस्पिटल में है। वहाँ बाबा उसके पास बैठा होता है और शक्ति गुस्से में कहता है, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं बबीता को खुश कैसे रखूंगा। तब हमें पता चलता है कि बाबा निराला ने शुद्धिकरण के नाम पर शक्ति के टेस्टिकल्स कटवा दिए हैं। बाबा शक्ति को समझाता है, ये शुद्धिकरण मैंने भी करवाया है, तभी तो मैं सबसे ऊपर हूँ। शक्ति ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी बबीता और पम्मी आती है और पूछती है किस ऑपरेशन की बात हो रही है, लेकिन शक्ति झूठ बोलकर कह देता है, मेरा प्रमोशन हो गया है। बबीता को अंदर से शक होता है, लेकिन वो चुप रहती है। दूसरी तरफ उजागर अपने एक IPS ऑफिसर की मदद मांगता है, एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दो ताकि हम आश्रम की सच्चाई जान सके। IPS ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ साधु और उजागर अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर आश्रम में एविडेंस इकट्ठा करने का प्लान बनाते हैं। आश्रम की फैक्ट्री में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट रेड मार देता है, लेकिन भोपा उन्हें पैसे देकर चुप करा देता है। हमें ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ ड्रग्स का सबसे बड़ा बिजनेस होता है। इधर अकी और उसका दोस्त वार्न करता है, सोहिनी यहाँ पर सेफ नहीं है, उसे कहीं और ले जाना होगा। रात को अकी एक सीक्रेट प्लान बनाता है, लेकिन भोपा के 2 आदमी उस पर नजर रखे होते हैं। नताशा उजागर और साधु को ड्रग्स की दवाइयाँ देती है ताकि ये दोनों नशा मुक्ति केंद्र के जरिए
आश्रम में एंट्री ले सके। तभी उजागर को अकी का कॉल आता है। सोहिनी की फोटो गुंडों के पास है, उसे यहाँ से निकालना पड़ेगा। उजागर एम्बुलेंस का यूज करके सोहिनी को छुपा लेता है और अकी उसे लेकर एक सीक्रेट जगह पर चला जाता है। आज रात बबीता शक्ति के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन शक्ति उसे मना कर देता है। तब बबीता को समझ आता है कि शक्ति के टेस्टिकल्स नहीं है। वो शॉक होकर पूछती है ये क्या हुआ। शक्ति झूठ बोलता है, कुछ दिक्कत हो गई थी इसलिए हटाने पड़े। लेकिन बबीता समझ जाती है कि ये सब बाबा ने ही करवाया है। गुस्से में वो बाबा को गालियां देने लग जाती है। शक्ति उल्टा बबीता को ही डांटने लगता है। बबीता रिवील करती है, मैं तो पहले धंधा करती थी, बाबा ने ही पुलिस रेड करवा कर हमें जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया। ये सुनकर शक्ति उसकी बात नहीं मानता, उसे थप्पड़ मारकर चला जाता है। इसके बाद बाबा शक्ति को आशीर्वाद देकर उसे नई फैक्ट्री में भेज देता है। बबीता बस चुपचाप देखते रह जाती है। रात को बबीता सोने जा रही होती है, तभी बाबा के आदमी उसे लेने आते हैं। वो बबीता को एक सीक्रेट रूम में ले जाते हैं जहाँ बाबा निराला उसका इंतजार कर रहा होता है। बबीता उसे कहती है, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं अभी खुश रहने ही लगी थी पर आपने मेरे पति के साथ अच्छा नहीं किया। बाबा उसे शांत करने के लिए प्रसाद के रूप में लड्डू खिलाता है, लेकिन उस लड्डू में नशा मिला होता है। बबीता नशे में होने की वजह से बेहोश हो जाती है और बाबा उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। और यहीं पर हमारा सीजन 1 का एंड हो जाता है। अगर आपको इसके अगले सीजन के बारे में जानना है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज जरूर डाल के जाइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।